आप जो हैं आज, आप नहीं हैं, आप अपने पितृ हैं। यू आर योर एंसेस्टर। इसका रीज़न है कि उन्हीं का डीएनए लेकर आप पैदा हुए हो। तो मैम, मेरे पितरों ने जो कर्म करे हैं उनके कर्म भी मेरे डीएनए में आएंगे? हाँ, मेमोरी तो रहेगी ना, मेमोरी के रूप में। हाँ जी। उनकी जो एक्शंस रिएक्शंस, जो उन्होंने अच्छा किया है, जो उन्होंने बुरा किया है, वो सब आपके डीएनए में है। वंस somebody has passed away, उनके बारे में बुरा मत बोलो फैमिली, क्योंकि वो सुनते हैं। और अब तो वो एक शुद्ध शाश्वत ऊर्जा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे मेरी दादी की डेथ हो चुकी है और मुझे उनसे बस पूछना है कि क्या वो ऊपर चली गई हैं या वो अभी भी इस रेल में हैं, आप कनेक्ट कर सकती हैं? She was connected to you a lot. She's here. She's here. She's here. I can feel. Yes, she's here. I'm getting goosebumps. 100% she's here. नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। हम सभी पितृपक्ष मनाते हैं, पितरों का हर दिन ग्रैटिट्यूड करते हैं, क्योंकि पितृ ही हैं जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, हमें ये शरीर मिला है, हमारी आत्मा, हमारी सोल एक जर्नी पर निकली है कई सारे लेसन्स लेने। तो पितृ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारी प्रेजेंट लाइफ में, हमारी पास्ट लाइफ में भी पितृ बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने पितरों को डिस्कस किया है, एंसेस्ट्रल हीलिंग को डिस्कस किया है, एंसेस्ट्रल पैटर्न को डिस्कस किया है कि कैसे जो हमारे पितृ होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रोटेक्शन देते हैं। अगर वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसके क्या संकेत हैं, पितृ नाराज़ हैं तो उसके क्या संकेत हैं, और साथ ही आप अपनी लाइफ में कैसे पितरों के पैटर्न्स को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आ रही बहुत सारी समस्याओं का हल भी जान सकते हैं। एंसेस्टर से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, कौन सा ऐसा मेडिटेशन है, कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सी ऐसी हीलिंग है जिससे हम कई सारे एंसेस्ट्रल कर्मा को भी हील करते हैं। हमने आज पॉडकास्ट में पूरा पितरों को ही डिस्कस किया है। क्या मृत पूर्वज जो होते हैं उनके कपड़ों को दान दे देना चाहिए, घर में रखना चाहिए, या मृत पूर्वजों के जो बाकी अदर थिंग्स हैं उनको घर में रखना सही है? इस पर भी हमने थोड़ी सी क्लैरिटी लेने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो एंसेस्ट्रल हीलर हैं, पूर्वजों से, मृत पूर्वजों से बात कर सकती हैं, उनको एनर्जीज़ फील होती हैं, और कई सारे ऐसे एंसेस्टर्स हैं अलग अलग जगहों के, अलग अलग लोगों के, जिनको उन्होंने एक गति प्रदान की है थ्रू एंसेस्ट्रल हीलिंग। मैं बात कर रही हूँ रेनाउंड एंसेस्ट्रल हीलर दिव्या पंडित जी की। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या जी आपका। सहना बहुत। मैम, आज हम आपसे ना एंसेस्ट्रल कर्मा पे, एंसेस्ट्रल एनर्जी पे और हीलिंग सब पर बात करेंगे, क्योंकि देखिए हमारी लीनिएज कहाँ से आ रही है, एंसेस्टर्स हैं हमारे तभी हम हैं, लेकिन अक्सर हम ना मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं एंसेस्ट्रल एनर्जीज़ को, हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को। पितृ वर्ड, पितृ दोष आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन इसके सही मायने क्या हैं, सही रेमेडी क्या है, आज हम सबको एक्सप्लोर करेंगे आपके अनुभव से और आपकी दृष्टि से। मैम, सबसे पहले मैं एंसेस्ट्रल एनर्जी को समझना चाहती हूँ कि पितृ एक एनर्जी के रूप में क्या होते हैं? पितृ जो होते हैं वो हमारे एंसेस्टर्स है फर्स्ट, ठीक है, और उनकी जो एनर्जी है बेसिकली आपके डीएनए में बसती है। आपका जो मेन मास्टर सेल है आपके डीएनए का, उसमें उसकी सारी मेमोरी स्टोर होती है। आप जो हैं आज, आप नहीं हैं, आप अपने पितृ हैं। यू आर योर एंसेस्टर। इसका रीज़न है कि उन्हीं का डीएनए लेकर आप पैदा हुए हो। पता नहीं कितने कितनी कितनी लंबी लीनिएज है आपके पीछे जो वो डीएनए को कैरी कर रही है, और जो वो डीएनए है वो सारी मेमोरीज कैरी करता है जो भी कर्म उन्होंने किए हैं। ओके। तो इस तरह से वो एनर्जी आपके अंदर है। तो मैम, मेरे पितरों ने जो कर्म करे हैं उनके कर्म भी मेरे डीएनए में आएंगे? हाँ, मेमोरी तो रहेगी ना, मेमोरी के रूप में। हाँ जी। उनकी जो एक्शंस रिएक्शंस, जो उन्होंने अच्छा किया है, जो उन्होंने बुरा किया है,
वो सब आपके डीएनए में है। तो ये पितरों की एनर्जी है। बिल्कुल। और जो मैम हम ये सुनते हैं कि पितृ हमारे आसपास ही रहते हैं, जैसे ही पितृ पक्ष आता है तो पितरों की जो एनर्जीज होती हैं जो पितृलोक में चली जाती हैं आफ्टर डेथ, वो रिविजिट करती हैं और वो हमसे उम्मीद करती हैं कि हम उनके लिए मंत्र जाप करें, उनकी उनकी शांति के लिए हम जो भी रिचुअल्स होते हैं वो करें। ये कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि ये इसी फॉर्मेट में होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। पितृपक्ष खास रखा ही गया है हमारे संस्कृति में, क्योंकि एंसेस्टर्स को, पितरों को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर में भी जाएंगे, आप वुडू हुडू या अफ्रीकन कल्चर में भी जाएंगे, उन लोग तो पितरों को भगवान की तरह पूजते हैं। ओके। राइट। और हमारी संस्कृति में वो टाइम इसलिए रखा गया है कि अगर आपका डीएनए ही आता है आपके पितरों से, तो आप कैसे उनको डिनाई कर सकते हैं। इसलिए खास उनके लिए वो दिन रखें और उनको पूजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान को, हर नॉर्मल इंसान को क्या चाहिए होता है? रिस्पेक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। और वही आपके पितरों को चाहिए, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। बस थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा प्यार और एक्नॉलेज कर लो कि हम थे और हमारी वजह से आप हैं। बिल्कुल। आपका अपना कुछ पर्सनल अनुभव रहा है क्या पितरों को लेकर? आपने कभी क्या कनेक्ट किया अपने पितरों से या कोई मैसेज मिला? क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एंसेस्टर्स से, और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बदल गई जब से मैंने एंसेस्टर हीलिंग सीखी है। कैसे? तो देखिए, लोग बहुत पूजा पाठ कराते हैं, करानी भी चाहिए। पितरों की पूजा, जो जिसके कुंडली में पितृ दोष वगैरह होता है, वो पूजा करना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा भी आपको ये रिकग्नाइज करना है कि आपका पैटर्न क्या है आपके पितरों के साथ। जैसे जब मैं बहुत पहले की बात करूँ, मैं 25-30 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, बट मैं इंट्यूटिव हूँ, मैं क्लियरवॉइंट हूँ। मुझे बचपन से दिखता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि मुझे क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, पर एक रेपिटेटिव ड्रीम मुझे आता था। ओके। जो मेरी समझ में नहीं आता था क्या है ये। इतना तक कि उस ड्रीम में तीन एंटिटीज आती थी, लेकिन उनका फेस कवर होता था, सिर्फ आंखें दिख रही है। ओके। एक की ग्रीन आंखें, एक की ब्लू है, एक की नॉर्मल है। और जैसे उन्होंने पूरा अपने आप को कवर किया हुआ। रेपिटेटिवली वो ड्रीम में आके मुझे से गुस्से में देखते थे और बोलते थे, इसलिए भेजा है तेरे को, ये करने भेजा है, जो काम करने भेजा वो तो कर नहीं रही है। और मुझे समझ ना आता मैं क्या काम करना है मुझे, क्या काम करना है मुझे। आफ्टर सम टाइम व्हेन आई लर्नड एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑल, उसके बाद मुझे समझ में आया, अरे उन्होंने मुझे भेजा है हीलर बनने के लिए, अपने फैमिली का पैटर्न चेंज करने के लिए। और एक पैटर्न होता है हर फैमिली का, ठीक है। जैसे मुझे ये दिखाना था अपने फैमिली को कि औरत पावरलेस नहीं होती। ओके। शी कैन बी अ रिबेल, शी कैन स्टैंड ऑन हर फीट एंड शी ऑलवेज डजंट नीड अ सपोर्ट। जो प्रोबेबली मेरी लीनिएज में था वो पहले पुराने ज़माने में औरतों को लगता था कि वो पावरलेस हैं, कि उनको आदमी का ही सपोर्ट चाहिए तभी वो खड़ी हो सकती है। तो ये एक पैटर्न चेंज करना था। ये पैटर्न आपने पहचाना कैसे कि ये पैटर्न है? तो एंसेस्टर्स जब मुझे ड्रीम में बार बार आते थे, तो एक दिन, जैसे आई एम अ ड्रीम हीलर ऑल्सो, तो ड्रीम में जाकर मैंने उनको क्वेश्चन किया था खुद से ड्रीम में जाके। तो क्या ल्यूसिड ड्रीम था क्या वो? सॉर्ट ऑफ आई एम अ ड्रीम हीलर, तो वी कैन रीविजिट अ ड्रीम। जैसे जो ड्रीम आपको बार बार आ रहा है उसको आप रीविजिट करो। ओके, रीविजिट करो, उसके अंदर जा कर के वो सेम सिचुएशन क्रिएट करके आप उसको क्वेश्चन करो। गॉट इट, यस। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमको हेल्प की ज़रूरत है और तुम बैठी हुई हो, आराम कर रही हो, एंजॉय कर रही हो अपनी लाइफ, तुमको उठना है, तुमको काम करना है और तुमको पैटर्न चेंज करना है, तभी हमारा कुछ होगा। ठीक है, तब समझ में आया कि भाई मुझे
अलग तरीके से चलना है लाइफ में। और ये जो मैं अब कर रही हूँ एज अ प्रोफेशन, हीलिंग एंड टैरो रीडिंग एंड न्यूमरोलॉजी, ये सब उन्हीं का गिफ्ट है। वो चाहते थे कि मैं ये करूं ताकि ये पैटर्न चेंज हो। सबसे पहली चीज जो मैंने करी, तो मुझे वहां विजिट करना था ये लोकेट करने के लिए कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से शुरू हुई। यस, कहीं से तो शुरू हुई होगी ना, Exactly. जो कोर इशू जिसको कहते हैं। तो मैं अपने जो मेरी टेक्निक है मेडिटेशन की, उसमें मैं जनरेशन्स बिहाइंड गई। ओके, आई स्टार्टेड विथ माई फादर, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली लगा मेरे डैड के साइड से है ओके, रिलेशनशिप इशू का जो इशू है। सो स्टार्टेड विथ माई डैड, दादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर, ऐसे करते 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 इंटेंशन डाला हुआ था कि मुझे उससे मिलना है जहाँ से शुरुआत हुई है। और जैसे जैसे मैं वो अलग अलग पितरों से मिलती गई और पीछे जाती गई, इतनी ब्लेसिंग्स वो दे रहे थे मुझे कि इतनी खुशी से वो मुझे देखते थे कि अरे हमारी बिटिया आई है। तो जब मैं लास्ट एंसेस्टर में पहुंची जहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वो यूरोप में थे। उनकी ब्लू आईज थी, गोरे, टॉल, और उन्होंने ना रेड कलर की सोल्जर यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और हाथ में उनकी तलवार थी। तो बहुत समय पहले के रहे हैं, बहुत समय पहले के, और बैठे हुए थे, मुंह उतरा हुआ था, बहुत दुखी दिख रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, आपने मुझे पहचाना? तो पहले तो उन्होंने स्टेयर किया, फिर उन्होंने स्माइल भी किया। ही रिकग्नाइज्ड मी। उन्होंने कहा मुझे पता था तू आने वाली है। तो मैंने कहा अभी बताओ आप ऐसे सैड क्यों बैठे हो, क्योंकि मैं तो बच्ची की तरह बात करूंगी ना उनसे। कहते हैं सब कर लिया, सब देख लिया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली, अब मैं थक गया। तो मैंने कहा अच्छा, आप सोल्जर हो तो आपने लड़ाई लड़ी होगी। तो मैंने कहा लेकिन आपके साथ मुझे कोई और दिख नहीं रहा है, आपकी वाइफ, मेरी कोई दादी वादी होगी। तो कहते उसका तो टाइम ही नहीं मिला। इतना लड़ाई करता करते करते मैं ऐसे स्टेज पे आया हूँ कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं तो अकेला हूँ। और मैंने तो शादी की, मैं तो भूल गया। एंड ही वाज सफरिंग लोनलीनेस, एंड देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ लोनलीनेस इन माय लीनिएज। तो वो आपके लीनिएज में एक हिस्सा रहे होंगे, बट जी, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की तो वंश तो उनका आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, लेकिन बाद में की होगी, इसलिए तो वंश बढ़ा ना, क्योंकि मैंने हीलिंग डाली थी वहां पे जाके। बाद में तो बड़ा ही होगा। When I spoke to him, he realized that yes, I have to put this lineage forward. But वो frustration और जो दुखी थे, basically जो मैसेज उन्होंने मुझे दिया कि लड़ने में मैंने तो देखा ही नहीं कि मैं अकेला हूँ। पर इसके बाद of course he must have got married. That's why we have our lineage. But that thought was so strong that it carried forward. This is what we don't understand. पूरे डीएनए में ही आ गया। हाँ। आपको क्या प्रॉब्लम्स आई थी कि आपको लगा कि कोई पैटर्न है आपके साथ? हमारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स थे। ओके, फैमिली में, मतलब फैमिली में झगड़े हो रहे हैं? हाँ, भाई बहनों में, मेरे दोनों साइड से मैं देखती थी मॉम डैड के। तो मुझे समझ में आया था कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। हम जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं मैम, उसको अगर एक आम जनता को अपनी लाइफ में समझना हो तो वो कैसे देखें कि मेरी लाइफ में पैटर्न क्या है? क्योंकि मैम अभी तो सबको ही सारी समस्या ही है, किसी को थोड़ी एंजाइटी भी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू हैं जो उनके पूरे परिवार में है, या किसी को मनी रिलेटेड इशू हैं। तो वो अपना पैटर्न कैसे समझें कि हमारा पैटर्न, हमारी लीनिएज का पैटर्न क्या है जिसको हील करना है? जो चीज़ बहुत डोमिनेटिंग होगी घर में, जैसे अगर हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, तो जाके वो पैटर्न देखना पड़ेगा। जाके आपको, जैसे खुद से हम कभी नहीं देख पाते, देयर आर सो मेनी टाइम्स, तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें, और वो पैटर्न रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि ये हेल्थ इश्यूज ही क्यों आ रही हैं। कई बार तो ब्लैक मैजिक का पैटर्न होता है। अच्छा, कि जनरेशन से ब्लैक मैजिक चला आ रहा है, ये भी होता है। कई बार घर में बेटियां ही बेटियां हैं, कोई बैलेंस ही नहीं है। एक बेटा एक बेटी, बैलेंस आ जाता है ना फैमिली में, तो वो एक चीज़ होती है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैटर्न की तरह चलती आ रही। जैसे क्लाइंट थी, वो कहती थी कि हम इतनी मेहनत करते हैं, पैसे ही नहीं आते। तो जब उनका पता किया तो उनके एंसेस्टर्स ने बहुत लोगों को ठगा था। तो अब उनके पास पैसे नहीं है। हाँ, तो मैंने उसको बोला आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में आप वो पैटर्न जो है लोगों से कॉन्शियस रहो कि मैं अब किसी का 1 रुपया नहीं लूँगा बिना कमाए, फ्री में किसी से कुछ नहीं लूँगा, एंड फॉरगिवनेस प्रेयर करना शुरू करो, माफ़ी मांगो। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने कहा कि ब्लैक मैजिक भी जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। हालांकि ब्लैक मैजिक को मैं बहुत डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, बट अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी हमारे लीनिएज में चली आ रही है तो हमारे तब पितृ प्रोटेक्टर बन के सामने नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे उधर तो, हमारे गांव और हमारे शहर में तो ये कहावत है कि अगर कोई आपके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ रहा है या आपको नेगेटिवली हार्म करना चाह रहा है तो पितृ के संरक्षण में अगर आप हो तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके लिए आपको पितरों को बहुत अच्छे से एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ओके। उनको इज्जत देनी पड़ेगी, उनको वो एक दर्जा देना पड़ेगा। उनके लिए हर बोलते ना, हर बार जो दिनवार जो आता है, जैसे कि आई विल रिकमेंड अमावस्या। अमावस्या के दिन पितरों का दिन है। आप अमावस्या के दिन उनके नाम से कुछ डोनेट करते हैं, जो उनको एनर्जेटिकली तो पहुंच ही जाता है, जो भी डोनेट करोगे आप। और उनके बारे में घर में कोई बुरा ना बोले। जैसे बड़ी आदत होती है कई फैमिलीज में, वो उल्टा सीधा बुरा बोल देते हैं, अरे वो तो ऐसे थे, अरे वो तो ऐसे थे। वंस somebody has passed away, उनके बारे में बुरा मत बोलो फैमिली में, क्योंकि वो सुनते हैं। और अब तो वो एक शुद्ध शाश्वत ऊर्जा है। एग्जैक्टली। तो बुरा मत बोलो, हमेशा प्यार से इज्जत से उनका नाम लो, फिर करेंगे वो प्रोटेक्ट। मैम, क्या कुछ हमें संकेत भी मिलते हैं हमारी लाइफ में, हमारे आसपास, कि पितरों की एनर्जी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, बचा के रखी हुई है? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने अनुभव बताए हैं कि इला जी हम गाड़ी से जा रहे हैं, बहुत कर रहा है, एक्सीडेंट हुआ और ऐसा लगा कि किसी एनर्जी ने आके ऐसे प्रोटेक्ट कर लिया कि गाड़ी तो तबाह हो गई लेकिन हम बिल्कुल, किसी ने गोदी में लेके ऐसे बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। हाँ, होता है। और उन लोगों को फील हुआ कि कोई तो हमारे एंसेस्टर्स है। 100% होता है, 100% होता है। मैंने भी खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। पितरों की एनर्जी बहुत आपके लिए प्रोटेक्टिव और आपके लिए होती हैं। वहाँ पे मैसेजेस आपको अपने ड्रीम में मिल जाएगा। ओके। अगर आप इतने कनेक्टेड हो उनसे और उनके लिए कर रहे हो, हर बार कुछ ना कुछ कर रहे हो, आपको 100% वो आके ड्रीम में मैसेज देंगे। ओके। इसके अलावा क्या संकेत होते हैं मैम, जो डे टू डे रूटीन में या कभी किसी इवेंट पे हमें पितृ देते रहते हैं कि आई एम विद यू, आई एम योर प्रोटेक्टर? एक चीज़ बोलूं, जिस घर में रिलेशनशिप इश्यूज हो, जिस घर में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिस घर में कलेश हो, अल्कोहलिज्म, एडिक्शन हो, वहाँ पे कभी पितरों की कृपा नहीं होती। ओके। ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा। घर में बेटियों की शादी नहीं हो रही, कोई खुश नहीं है, नॉट एग्जैक्टली शादी, बट किसी की लाइफ सेटल नहीं है। ओके। राइट, ये संकेत सबसे बड़ा है कि यहाँ पे पितृ दोष है। ओके। खुश नहीं है, खुश नहीं है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स नहीं है। और खुश हैं तो जहाँ खुशहाली है, बॉन्डिंग है, आपस में बोलते हैं ना, किसी की लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक टुगेदरनेस है फैमिली में, वो बहुत बड़ा संकेत होता है। सिर्फ पैसा होना, प्रोस्पेरिटी होना, ये सब कुछ नहीं है। आपके भाई बहनों में अगर कोई लड़ाई नहीं है, आप जो 2 रोटी खा रहे हो बहुत खुशी से, सुख से खा रहे हो, वही तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ा संकेत है। बिल्कुल। एंसेस्ट्रल हीलिंग पे आपकी काफ़ी कमांड है, बहुत अनुभव है आपको। क्या होती है एंसेस्ट्रल हीलिंग, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का मैं आंसर यहाँ से शुरू करूँगी। बहुत लोगों को लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है। हाँ, बहुत लोगों को लगता है। आजकल ये एक तरह की साइकोलॉजिकल डिजीज हो गई है। एग्जैक्टली, इट्स अ डिजीज। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता ब्लैक मैजिक नहीं है, पितृदोष है। पितृदोष ही सारे लोग आपको ब्लैक मैजिक की तरह प्लेट में परोसते हैं। ठीक है, जिस घर में पितृदोष होता है वहाँ नेगेटिविटी आती है, एंटिटीज आती है। ठीक है। दूसरी चीज, एंसेस्ट्रल हीलिंग आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आपके पितृ रहते हैं,
और वहाँ कोर इशू से हम उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। और ये होता कैसे है मैम? तो ये होता है एक तरह की मेडिटेशन टेक्निक से, जहाँ पे विजन्स आते हैं आपको। अगर आप इमेजिनेशन में थोड़े भी यू आर गुड, तो उससे आपको ले जाते हैं। हम आपको अपने पितरों से मिलाते हैं, आपके दोनों लीनिएजेस से मिलाते हैं। उसमें से भी कई बार ऐसा होता है कि जो थोड़े से स्टबन नेचर के होते हैं, आपको देखा ही होगा हर फैमिली में कोई ना कोई स्टबन नेचर का होता है, या कोई ना कोई अटेंशन सीकर होता है, तो उनका नेचर वहाँ भी वही होता है। अच्छा। तो वहाँ जाकर हम उनको मनाते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं कि फैमिली में ऐसा हो रहा है, आप चाहते हो ऐसा होए? तो कई बोलते हैं आई डोंट केयर, स्टबन जो होते हैं। कोई बोलते हैं नहीं नहीं, आई वांट टू चेंज दिस, मुझे करना है, इसको बदलना है। तो उस तरह से वी हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द एंसेस्टर कि भाई ये इशू हो रहा है कि आप चाहते हो ये पैटर्न हो। तो ऑब्वियसली वो आपके हमारे बड़े बूढ़े हैं, उनका आंसर 90%, लेकिन मैंने जब भी ऐसे किया है ना, आएगा हमको रिस्पेक्ट नहीं दी। उनको बोला हमको रिस्पेक्ट दे। कई दादियाँ बोलेगी मेरे नाम से साड़ी दान कर देना। हाँ, ये कई लोगों को सपने भी आते हैं। हाँ, दादियाँ कहीं साड़ी दान, अच्छा वो जो मेरी फेवरेट मिठाई है ना वो ले आना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इससे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। जैसे एक मेरी क्लाइंट थी, उसकी हीलिंग कर रही थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। अच्छा। तो जब भी मैं उसकी हीलिंग करूँ, उसकी दादी आके बैठ जाती थी सामने, मतलब जो वॉज पास्टर है। तो मैं उनको पूछती थी आप क्यों हो यहाँ पर? तो कहती थी मैं शादी नहीं होने दूंगी। तो मैं बोला क्यों नहीं होने दोगे शादी, आपकी पोती है? तो कहती है हम औरतों ने इस फैमिली में बहुत दुख सहे हैं, आदमियों ने हमको डोमिनेट किया है, किसी ने हमारी वैल्यू नहीं की, और ये लड़की वही कर रही है। ये लड़की जो भी आता है प्यार से बात करता है तो वो बहक जाती है। मैं नहीं चाहती किसी लड़के के पीछे भागे, मैं चाहती हूँ लड़के इसके पीछे भागे। मैं चाहती हूँ कुछ बने जिंदगी में तो ऐसा लड़का मिले जो इसके लायक हो, किसी भी लड़के से शादी ना करे। तो मैंने बोला लेकिन ये उसकी चॉइस है ना, आप क्यों बीच में आके खड़े हो? बोलती मैं तो जाऊंगी ही नहीं यहाँ से। वो नहीं गई, उस लड़की की शादी नहीं हुई अभी तक नहीं। अभी का स्टेटस पता है आपको? नहीं, अभी का तो पता नहीं है, बट तब तो वो नहीं मानी। शी वॉज वेरी स्टबन अबाउट इट। और उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना वो पेट्रियार्कल डोमिनेंस सहा होगा कि वो अपनी बेटी को कुछ और बनाना चाहती थी, पर वो रियलाइज नहीं कर रही थी लड़की कि मुझे सेल्फ लव पे काम करना है, मुझे अपने सेल्फ वर्थ पे काम करना है। तो ये भी एक तरीके का प्रोटेक्शन है, बट ये होता है, ये मैंने देखा है होते हुए। जो उस लीनिएज में उन बच्चों के लिए फिर दिक्कत हो जाती है। कई बार उनकी जो थिंकिंग है ना एंसेस्टर्स, वो भी आ जाती है। जैसे अगर कोई दादी नानी ये सोची कि आदमी तो ऐसे ही होते हैं, चीटर्स ही होते हैं, ज़रूरी नहीं ना आपके पोते पोतियों की लाइफ में ऐसा हो। तो वो सोच को उनको थोड़ा प्यार से बोलना पड़ता है, नहीं आपकी लाइफ में ऐसे हुआ था ना, हमारी लाइफ में नहीं होगा। अच्छा मैम, ऐसा क्यों होता है कि ये पैटर्न मैंने जनरली लोगों से सुना है कि एक घर में अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो किसी एक को ही कांटेक्ट करते हैं पितृ। तो ऐसा क्या देखते हैं वो शख्स में, या ऐसा क्यों, मतलब वो पात्रता कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे इससे के थ्रू कनेक्ट करना है? वो उन्हीं का अंश होते हैं, लाइक उनको पैदा ही किया होता है, वो इस दुनिया में आए ही होते हैं, इस फैमिली में आए ही होते हैं उस काम के लिए। उनको टॉर्च बेयरर्स कहा जाता है। टॉर्च बेयरर्स? यस, दे आर द टॉर्च बेयरर्स ऑफ द फैमिली। उनका जिम्मेदारी है कि आप पैटर्न बदलो, और अगर उन्होंने इस लाइफ टाइम में रियलाइज नहीं किया तो उनको और एक जन्म लेना पड़ेगा। जो टॉर्च बेयरर्स हैं उन्होंने अगर रियलाइज नहीं किया, तो मतलब जिन लोगों को भी पितृ कनेक्ट कर रहे हैं ड्रीम्स के माध्यम से या जैसे भी वो कनेक्ट कर रहे हैं, उनको फिर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देना, जैसे मैंने आपको बोला मेरे को ड्रीम में आते थे, तो आई एम द टॉर्च बेयरर ऑफ द फैमिली। तो अगर मैंने वो चेंज नहीं किया होता तो अभी भी मैं वही पैटर्न में होती। और अगर इस लाइफ टाइम में नहीं किया तो अरे और एक लाइफ टाइम लगेगा, और सेम लीनिएज में। हाँ, अब जैसे ही मैंने एक्नॉलेज किया कि ठीक है मैं ये करूँगी, मैं करूँगी चेंज फैमिली का पैटर्न, तो मुझे उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट है आज। जैसे आपने कहा ना उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक बार मेरी नी पे लग गई थी और मुझे बहुत दर्द हो रहा था।
आई वॉज लाइंग डाउन ऑन माई बेड. मुझे ऐसे लगा कोई आया और उसने एनर्जेटिकली हीलिंग, कोई नहीं था वहाँ आसपास. And then I could actually feel it was one of my ancestors. तो इतना ज़्यादा सपोर्ट वो करेंगे अगर आप उनके जो उन्होंने कहा है आपको करना है और उनको एक्नॉलेजमेंट दोगे तो. मैम, जो आपने अभी एक्सपीरियंस बताया ना कि हीलिंग दे दी, ऐसे हाँ. कई लोग अपने अनुभव बताते हैं, हाँ. लेकिन लोग उस एनर्जी को पहचान नहीं पाते हैं कि वो पितरों की एनर्जी हाँ. थी. वो लोग कहते हैं कि भगवान आए. जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी उनके इष्ट देव हैं, वो उनको वो मान लेते हैं. तो ये डिफरेंशिएशन होता है क्या कि पितृ आए हैं, उनकी एनर्जी ने हमें हील किया है, या खुद जो भी आपके इष्ट हैं उनकी एनर्जी आई? हाँ, ये चीज़ आपको रिकग्नाइज करनी पड़ेगी. इसके लिए आपको अपने पे काम करना है, क्योंकि ये चीज़ आती है अंडर योर थर्ड आई एनर्जी, योर इंट्यूशन. ठीक है. अगर आप अपनी लाइफ में डिनाइल में हो और आप सच्चाई नहीं देखना चाहते हो तो फिर मुश्किल है आपको ये डिफ्रेंशिएट करना. हाँ, आप अगर एकदम क्लियर इंसान हो और ब्लैक को ब्लैक और वाइट को वाइट देख रहे हो तब आप इसमें डिफरेंस कर पाओगे. आपको ये सोचना है कि जो आपके इष्ट देव हैं, आपके कुल देवी देवता हैं, या जिसको आप पूजते हो, ठीक है, वो साक्षात कभी ऐसे आके आपको प्रकट नहीं होते. दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. साक्षात देवी देवताओं को देखने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है. आई एग्री विद यू. यू अग्री? आज अगर मैं शिव जी की पूजा कर रही हूँ तो शिव जी की एनर्जी में अपने अंदर इंटीग्रेट कर रही हूँ. शिव जी सामने आके नहीं खड़े होंगे, उसके लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी. उनकी एनर्जी, उनकी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आएगी, मैं चेंज होंगी उससे. राइट? तो कभी देवी देवता नहीं ऐसे आते हैं. ये रॉन्ग क्वेश्चन है. हाँ, पितृ एनर्जेटिकली ब्लेसिंग्स भेजेंगे. वो तो आप जितना उनके लिए करोगे ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज. राइट राइट. कुछ दिन होते हैं पितरों के, पितृपक्ष को छोड़ के, जैसे अमावस्या आपने बताई है कि अमावस्या के दिन मैं देखती हूँ कि लगभग हर घर में जो लोग भी अपने पितरों को मानते हैं, दिया बाती की जाती है, उनके नाम का कुछ निकाला जाता है, हलवा बनाया जाता है, या कोई भी मिठाई निकाली जाती है. इन सब चीज़ों को करना कितना ज़रूरी है मैम? बहुत ज़रूरी है. जितना आप करोगे, जितना उनके नाम से आप किसी को खाना खिला दोगे, या जैसे कि अगर आपके दादा दादी के लिए करना है तो कोई ओल्ड पर्सन को दान दो. बाकी तो आप कहीं भी करोगे, ओल्ड एज होम या ब्लाइंड स्कूल, या जितना भी करोगे आपको उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलेगी. लेकिन कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना जिसको आपने दान दिया है वो मुड़ के थैंक यू बोले, और थैंक यू मांगना भी मत. और कभी सुनाना नहीं कि अरे हमने तुम्हारे लिए ये किया, फिर वो नेगेट हो जाता है गुड कर्मा. राइट. मैम, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, और आई डोंट नो कि अभी आप कनेक्ट कर पाएंगी कि नहीं, बट अगर आप कनेक्ट कर पाएँ तो हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि हीलर्स कैसे काम करते हैं और कहाँ तक उनका कनेक्शन होता है. अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे मेरी दादी की डेथ हो चुकी है और मुझे उनसे बस पूछना है कि क्या वो ऊपर चली गई हैं या वो अभी भी इस रेल्म में हैं, आप कनेक्ट कर सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हूँ. आपकी जो दादी हैं मुझे नहीं दिख रही हूँ. नहीं दिख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आई थिंक शी इज़ इन हर जर्नी. I don't think she's here, but I'm getting a message. Give me a minute. She was connected to you a lot. She's She's here. here. She's here. She's here. I can feel. Yes, she's here. I'm getting goosebumps. 100% she's here. She's here and she's giving you a lot of blessings first. और वो चाहती हैं कि आप, I don't know what she's telling me कि to tell you कि थोड़ा सा आराम कर. Just give me tissue paper. थोड़ा सा आराम कर. थोड़ा take time for yourself. I don't know, she's touching your knees for some reason.
She is here. Yes. Yes, she's here. Because we called out to her. क्योंकि हमने उनको कॉल आउट किया ना. क्या वो कोई मैसेज दे रही हैं? हाँ, कॉल आउट किया इसलिए उन्होंने कहा आपको आराम करो, अपना ध्यान रखो. पता नहीं मुझे हलवा दिख रहा है, उनको पसंद था क्या? ऐसे याद नहीं है मुझे कि उनको हलवा पसंद, उनको मीठा काफ़ी पसंद था. हाँ, मीठा ही दिख रहा है, हलवा मीठा. I think you should donate in her name. But she's on an ascension journey. She is not stuck. She is not stuck? No. What I felt, she is walking. पर एक बार मुड़कर वापस आई है वो. हाँ, बहुत स्पिरिचुअल लेडी थी वो. हाँ, She वो was मुड़कर खाली वापस आई है बस. यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगी कि शी इज़ अ हीलर और हम एक बहुत सेक्रेट स्पेस में बैठे हैं. हम दोनों बहुत प्रोटेक्टेड हैं. शायद इस वजह से हमने अभी ये चीज़ कर ली है. आप कभी भी किसी के भी साथ ऐसे ट्राई मत करिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी का गेम है. आपकी एनर्जी भी बिगड़ सकती है और आप कुछ और भी अनइनवाइटेड Yes, true. That is चीज़ों very को true. बुला सकते हैं. That is very true. खुद से कभी नहीं करने चाहिए. अंडर somebody's guidance ही ये करना चाहिए. और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है कनेक्ट करना. तो मैं तो चलते फिरते देख लेती हूँ और स्पिरिट्स खुद से आते हैं मेरे पास. सो प्लीज डू इट अंडर गाइडेंस. राइट, बट इट्स अ गुड थिंग कि दादी अपनी जर्नी में हैं और आगे बढ़ रही हैं. हाँ, वो जर्नी में है, लेकिन आप एक बार बुलाओगे वो आ जाएंगी, जैसे अभी आ गई. शी इज दैट अटैच्ड टू यू. यस. सो समवेयर इफ यू वांट हर टू असेंड, तो आपको अपने कॉर्ड्स काटने चाहिए उनके साथ. अगर आप चाहते हो कि वो असेंड करें और एक अपना बोलते हैं ना, एक सोल की जो जर्नी होती है जी. वो तो बहुत जरूरी होती है. देन यू हैव टू कट योर कॉर्ड्स. ये कैसे हम कर सकते हैं? कॉर्ड कटिंग बहुत इजी चीज है. एक तो या तो आप इमेजिनेशन से करो या फिजिकली करो. अगर आपको इमेजिनेशन से करना है तो इमेजिन ऑल द लविंग कॉर्ड्स, ओके, एंड द कॉर्ड्स विच क्रिएट अ पैटर्न इन योर लाइफ. वो भी एक होता है जिससे हम बहुत अटैच्ड होते हैं. उनका पैटर्न भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइफ का, विच इज नॉट अ गुड थिंग. व्हाई शुड वी एब्जॉर्ब एनीबॉडीज पैटर्न? तो इमेजिन देयर इज अ कॉर्ड कमिंग फ्रॉम यू टू हर and take a knife and cut it. But then you have to do it for continuously 21 days. ओके. 21 दिनों तक लगातार करना. हाँ. दूसरा एक तरीका है, एक बे लीफ ले लो और उस पे लिख लो, आई एम कटिंग ऑल द नेगेटिव कॉर्ड्स फ्रॉम माई दादी, जो भी उनका नाम है, एंड आई एम रिलीजिंग हर सो दैट शी कैन असेंड. तो एक गति मिल जाएगी सोल को. हाँ, क्योंकि मोह माया में अटक के, जैसे ही आपने याद किया, देखो आ गई. बहुत तो मतलब या दैट्स मीन शी इज सो अटैच्ड टू यू, सो यू हैव टू लेट हर गो. आई रिलीज यू. तो बे लीफ को फिर आप जला दो, एशेस को टॉयलेट में फ्लश कर देना. अगेन फॉर 21 days यू हैव टू डू. आफ्टर 21 days इफ यू स्टिल फील शी इज देयर, देन यू हैव टू रिपीट द 21 days. कभी कभी टाइम लगता है. अटैचमेंट ऐसी चीज है. राइट. बट कोई भी एंसेस्टर अगर हमारे साथ इतना अटैच हैं और उनको गति नहीं मिल पा रही है और वो एक बार बुलाने पर आ जाते हैं, वो हमें हार्म करने के लिए तो नहीं आते हैं? नहीं, हार्म नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली वो एक हैवी एनर्जी है. दे आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर. दे आर सपोज्ड टू बी इन देयर जर्नी ऑफ, जो भी उनकी जर्नी होगी कार्मिक, कि उनको वापस आना है, कि असेंड करना है या मोक्ष मिलना है, वो तो यूनिवर्स ही डिसाइड करेगा, राइट? तो दे आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर. So it is always better to release them. तो मैम फिर लाइफ बिटवीन लाइफ के बीच में होता क्या है? बिकॉज उनकी डेथ को बहुत टाइम हो गया, मेरी दादी की डेथ को, तो क्या वो अभी तक गति में ही हैं, चल ही रही हैं? हाँ, होता है. अटैचमेंट ऐसी चीज़ है कि आपको रखती है और फिर आप बीच में अटके होते हो. ना आप यहाँ आ रहे हो ना ऊपर जा रहे हो. एंड दैट्स नॉट अ गुड स्टेट टू बी. लाइक आई हैड अ ब्रदर व्हेन आई वाज 11 years old, he passed away. He was elder to me. I saw him after 40 years, if you believe it. The day my mother passed away, उसके कुछ दिनों बाद I saw him present in my mother's house. I spoke to him. I said, "How come you're here after so many years?" तो उन्होंने कहा, मैं तो यहीं था.
तुमको दिख नहीं रहा था क्योंकि मम्मी से अटैच था, उन्हीं के साथ बैठता था। क्या वो छोटे रूप में ही आपको दिखा? क्योंकि अगर 13-14 नहीं, he wasn't छोटे, like he was 8 years elder to me। अच्छा, तो फिर अपने उसमें होंगे। हाँ। 19-20। तो मैंने उनकी फिर से एक बार श्राद्ध करवाया। ओके। और उनको रिलीज करवाया क्योंकि इट वाज नॉट राइट फॉर हिम टू बी हियर। सोल का असेंशन और लर्निंग कैसे होगा? सही बात है। आप तो गति के लिए बने हो, एक यात्रा के लिए बने हो। इसलिए कुछ लोग मुझे कहते नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू रिलीज माई मदर, आई लव हर सो मच। और यू हैव टू, डोंट बी सेल्फिश। उनकी जर्नी, उनकी सोल कैसे असेंड करेगी, कैसे इवॉल्व करेगी। और अगर उनको रीबर्थ लेना है तो आपने अटका के रख दिया है। एक रेल्म होता है जो एंसेस्ट्रल रेल्म कहते हैं हम उनको। वहां पे काफी सारे लोग अटके होते हैं, waiting to be released, and I've seen it. If you have time, I'll share one incident with you. बिल्कुल, श्योर। एक ऐसा इंसिडेंट आपसे शेयर करती हूँ जहाँ एक रैंडम सी स्पिरिट थी, उसके साथ एक छोटा बच्चा था। मैं ग्रेवयार्ड से पास कर रही थी, रोड इन मुंबई, उसके बाजू में एक ग्रेवयार्ड है। वो वहां से उसने मुझे देखा और मेरे पीछे पीछे आ गई। अब वो रोज मुझे दिखे घर में, वो लेडी और वो बच्चा। अल्टीमेटली मैंने उसको पूछा, भाई क्यों हो यहाँ पर? तो कोई भाषा में बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आया, मे बी सम लैंग्वेज। तो फिर मैंने कहा ऐसी भाषा में बोलो जो मुझे समझ आए। तो बच्चा इंग्लिश बोलने लग गया। उसने कहा कि हम जानते आप हीलर हो और हम बहुत सालों से अटके हुए हैं, अब हम थक गए हैं। पहले तो हमको जाना नहीं था ऊपर, लेकिन अब हमको जाना है, प्लीज हमको हेल्प करो। आई हेल्प देम असेंड, हो गया उनका असेंशन। लेकिन जाते जाते वो बच्चा भागा भागा आया, ऑफ कोर्स इन एनर्जी, एंड मेरे हाथ में कुछ रख के ऐसे चला गया। मुझे समझ नहीं है क्या डाला इसने मेरे हाथ में। तो उसके 2 हफ्ते बाद आई गॉट अ क्लाइंट हु ऑफर्ड मी अ मेजर अमाउंट ऑफ मनी, एंड दैट इज वेयर आई अंडरस्टूड कि वो बच्चा एक्चुअली मुझे गिफ्ट देकर गया था, थैंक यू बोल के। वो भी अटकना नहीं चाहते हैं। कुछ समय तक उनको मजा आएगा, हाँ हम यहाँ हैं, अटैच्ड हैं, देख रहे हैं, घर वालों के हैं, पर कुछ समय के बाद वो सोल खुद जाने जाती है और ट्रैप्ड फील करती है। हम मैम बीइंग अ कॉमन मैन क्या रिचुअल्स कर सकते हैं जिनसे हमारे जो पितृ हैं उनको गति मिले, उनकी भी एक जो सोल जर्नी है वो लगातार बढ़ती रहे, क्योंकि उनको अगले जन्म भी लेने हैं, कुछ लेसन्स लेने हैं, जो उनके कर्मा बचे हैं वो भी कंप्लीट करने हैं, एट लास्ट मोक्ष की तरफ बढ़ना है। पहली चीज तो जो भी जाता है दुनिया से, उसकी चीजें ज्यादा मत रखो घर में। कई लोग साड़ियाँ, कपड़े, कबर्ड जैसा है वैसे ही रखते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए, वो सब दान कर देना चाहिए। ठीक है। उससे भी अटैचमेंट होती है, ज्वेलरी से अटैचमेंट होती है। कई लोग शूज रखते हैं, मतलब मैंने देखा है कई लोग बहुत कुछ आइटम जैसे रखते हैं जिससे उनकी अटैचमेंट होती है, वो निकाल देनी चाहिए फर्स्ट। सेकेंडली, आप अपने एंड से, ग्रीफ भी बहुत बड़ा एक अटैचमेंट है कि आप बस उनको याद करके रोते जा रहे हो, रोते जा रहे हो, रोते जा रहे हो, वो ग्रीफ भी उनको यहाँ रखेगा। वो ग्रीफ में आप उनको कहो, आई नो आई एम फीलिंग वेरी हर्ट बट आई वांट यू टू गो, आप प्लीज जाओ। क्योंकि आप, आई कांट बी सेल्फिश, मैं सेल्फिश तो नहीं बनूंगी ना कि आपको यहाँ रखूंगी, आप असेंड करो। ओके। अपनी तरफ से वो कॉर्ड्स काट दो ताकि उनको वो रास्ता दिखे असेंड करने का। राइट मैम, एक यहाँ पे ना लोगों का जनरली एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब भी उनके किसी अपने की डेथ होती है तो जो मृत पूर्वज होते हैं हमारे, उनके कपड़े हमें दान दे देना चाहिए या रख लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। फोटो भी नहीं रखनी चाहिए। फोटो भी नहीं रखनी चाहिए। फोटो पोर्टल बन जाती है। और जो मृत पूर्वज हैं उनके कपड़े जिनको दिए उनको तो कोई हार्म नहीं है, उनके साथ तो अटैचमेंट नहीं होगा? मृत पूर्व नहीं 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 होगा हम, तो दान दे देना चाहिए। सब कुछ दान देना चाहिए, कुछ भी नहीं रखना चाहिए। फोटो भी नहीं, मैं तो कहती फोटो भी मत रखो। एंड व्हाट अबाउट ज्वेलरी? क्योंकि कई सारे ऐसे हमारे पूर्वज होते हैं जो लीनिएज के तौर पे हमें कि ये हमारे वंश की एक ज्वेलरी है, वो दे के जाते हैं। और कई दादियाँ तो मैंने देखी हैं, उनको बड़ा अटैचमेंट होता है अपने सोने से, ज्वेलरी से बहुत अटैचमेंट होता है। और वो उसका फिर आपको या तो मेल्ट करके उसका कुछ और बना दो, हाँ, या चेंज कर दो उस ज्वेलरी को।
क्योंकि Okay. उसमें भी एनर्जी पास ऑन Carry होती on है 100%। क्योंकि Great. वो महंगी चीज़ है, इसलिए हम वो दान तो कर नहीं सकते सही उसको। बात है। तो उसकी एनर्जी चेंज करने के लिए उसको मेल्ट करवा के, या तो बिस्किट बनवा के फिर बाद में जो बनवाना है बनवा लो, या चेंज कर दो उसको। तो वो हार्म तो नहीं होंगे कहीं उनकी नहीं, इमोशनल एक फीलिंग? आपने एक एनर्जी मेल्ट कर दी ना, जो भी चीज़ आप फायर में डाल देते हो हाँ। वो वैसे भी भस्म हो जाती है। ग्रेट मैम, काफ़ी हैवी रहा है एनर्जी वाइज ये सेशन आज। मतलब मैं इसको सेशन ही कहूँगी क्योंकि मेरे लिए एक सेशन ही था ये। हीलिंग को, एंसेस्ट्रल हीलिंग को बहुत करीब से आज जाना, और जो अनुभव हुआ वो तो मतलब आप लोगों ने वो नहीं देखा जो यहाँ स्टूडियो में आज हुआ है, बट जो हमने फील किया वो बहुत बिल्कुल। अलग था। इट वॉज वेरी लाइव। इट वॉज वेरी लाइव, यस। यस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। हरिओम तत्सत। आखिर में मैं आप सभी से बस यही कहूँगी कि अपने पूर्वजों का हमेशा ध्यान करिए, उनको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। उन्होंने भले ही कैसा भी लाइफस्टाइल जिया हो, कैसा भी जीवन जिया हो, लेकिन एक बार अगर उन्होंने शरीर त्याग दिया है तो वो जिस भी लोक में है वहाँ से हमेशा उनको एक गति मिलती रहे। उनको गति देने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि अभी हम शरीर में हैं, अभी हम रिचुअल्स कर सकते हैं। बहुत रिचुअल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैम ने बहुत आसान चीज़ें बताई हैं। अमावस्या पे आप भोग लगा सकते हैं, दिया बत्ती कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ग्रैटिट्यूड, वो आप कभी भी कर सकते हैं। अभी आप बैठे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप अभी भी ग्रैटिट्यूड उनको दे सकते हैं कि आप इतना कुछ हमारे लिए छोड़ के गए, इतना अच्छा डीएनए हमें दे के गए। जो भी बैड पैटर्न्स हैं वो हमारी जिम्मेदारी है कि वो हम रेक्टिफाई करें, उन पैटर्न्स को समझें। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन आप ये प्रेयर करना शुरू कर देंगे ना, फिर देखिए आपके जीवन में सच में वो प्रोटेक्शन पूर्वजों का आएगा, वो ब्लेसिंग्स आएगी कि बड़ी से बड़ी समस्या से भी आप ना बहुत आसानी से बाहर निकल आएंगे और बहुत अच्छा जीवन एक जिएंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये पॉडकास्ट। नमस्कार।